सेक्रेटरी अपने दफ्तर में मौजूद ना था। मैं क्लब के लॉन में टहलने लग गया। क्लब में मेंबरों की आमद शुरू हो चुकी थी। टहलने के दौरान मैं उन पर नज़र भी रख रहा था। सिविल ड्रेस और यूनिफॉर्म में कुछ नौजवान ऑफिसर्स लॉन में एक अलग ग्रुप बनाए खड़े थे, जबकि उनसे कुछ फासले पर उधेड़ उमर टॉप ब्रास का अपना एक अलग ग्रुप था। मैंने देखा कि उनसे बिल्कुल अलहदा लॉन के दूसरे कोने के करीब एक बड़ी बड़ी मूँछों वाला उधेड़ उमर शख्स एक कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज़ पर एक गैर मुल्की विस्की और बर्फ़ का बोल और मेज़ की दूसरी जानिब एक कुर्सी खाली पड़ी थी। महज तजस्सुस की वजह से मैं टहलता टहलता उसकी तरफ गया। वो शराब की हौले हौले चुस्कियाँ ले रहा था। उसके पीछे ज़रा फासले पर एक शख्स जो सूरत से बैटमैन लगता था, मुअद्दब तरीके से खड़ा था। मैं उससे कुछ ही फासले पर खड़ा हो गया और इधर उधर अचुटती निगाहों से देखने लगा। कभी कभी उसकी तरफ भी धीमे से मुस्कुराते हुए देखता और कभी अपनी घड़ी पर वक्त देखने लगता। मैं जाहिर कर रहा था जैसे मुझे किसी का इंतज़ार है। उसका अंदाज़ देखकर मुझे जनरल रिटायर गुल हसन याद आ गए, जो दौरान सर्विस भी रावलपिंडी में हमेशा फ्लैश मेंस होटल में रहते थे और सरे शाम ही लॉन में अपनी महफिल सजाते थे। कराची में रिटायर ब्रिगेडियर नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि केडीए के साबिक चेयरमैन थे, कराची जिमखाने में सबसे अलग थलग इसी तरह अपनी शाम गुजारते थे। यहाँ एक बात क़ारीन की दिलचस्पी का बाइस हो बताता चलूँ कि जनरल गुल हसन ही ने सदर याहिया ख़ान की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख कर इस्तीफ़ा लिया था और भुट्टो साहब को अफ़गानिस्तान से बुलाकर चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर बनाया था। और सिर्फ 6 हफ्ते फ़ौज का सरबराह रहने के बाद भुट्टो से इख्तलाफ की वजह से इन्हें अपने ओहदे से हटा दिया गया। ये दोनों हजरात अज़ली मुजर्रद थे और इन दोनों ने ही कभी शादी नहीं की। मैं सोचने लगा कि शायद ये मूँछों वाला भी मुजर्रद ज़िंदगी गुजार रहा हो और मेरा ये महज कयास 100% दुरुस्त निकला। चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि उसने मुझे मुखातिब किया और अपने पास आने का कहा। उसकी आवाज़ के रोब और दबदबे से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ब्रिगेडियर से कम रैंक का नहीं। मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, आर यू वेटिंग फॉर समवन? आर यू फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस? क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम मुसल्लह अफवाज में से हो? मैंने उसे कहा, जनाब, आपने आधा दुरुस्त कहा। मैं एक साहब के इंतज़ार में हूँ, लेकिन मैं सिविलियन हूँ। वो सर ता पैर एक फ़ौजी था। उसने मेरे सरापे का जायज़ा लेते हुए, व्हाट अ शेम कि तुम जैसा इंसान फ़ौज में ना हो। अगर चाहो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। मैं खाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने अपना तारुफ करवाया तो उसने कहा कि मैं फ़ौज में कर्नल हूँ और जनरल हेडक्वार्टर्स में काम करता हूँ। मैंने उसे कहा कि आपने एक बात नहीं बताई कि आप गैर शादीशुदा हैं। वो चंद सेकंड मुझे घूरता और फिर पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने जवाब दिया, सर, दिस इज़ ऑब्जर्वेशन एंड फेस रीडिंग। मैंने उसके चेहरे को बगैर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। आपका चेहरा बता रहा है कि आप इंतहाई कुव्वत इरादी और फैसला कुन शख्सियत के मालिक हैं। आपने सिर्फ एक बार मोहब्बत की और उसमें नाकामी के बाद आपने फ़ौज और डिसिप्लिन से शादी कर ली। शाम का वक्त जो आपके माजी की तल्ख यादों को ताज़ा कर देता है, आप शराब में डूब कर गुजारते हैं। कर्नल हक्का बक्का चंद लम्हे मुझे तकता रहा। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कर्नल बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को ज़ब्त कर रहा है। वो कुर्सी पर संभल कर बैठ गया और एक पैग बनाकर मेरे सामने रखा। सोडा या पानी? मैंने जवाबन ऑन द रॉक्स कहा। उसने मेरे गिलास में बर्फ़ के चंद टुकड़े डाल दिए। कर्नल ने मेरी की हुई बातों का कुछ ख़ास जवाब ना दिया, लेकिन ये कहा कि मुझे तुमसे मिलकर मुसर्रत हुई और जब जी चाहे शाम को मेरे पास आ जाया करो। आई हैव वेरी लिमिटेड सर्कल ऑफ माई फ्रेंड्स, यू आर एन एडिशन।
कर्नल ने कुछ देर बाद अपने बैटमैन को बुलाने के लिए सर पीछे किया तो मैंने अपना गिलास लॉन की घास पर उंडेल दिया और थोड़ी देर के बाद माजरत चाहते हुए उसके पास से उठ आया। इस कर्नल का नाम शंकर था और बाद के औराक में आप पढ़ेंगे कि इसी कर्नल की वजह से मुझे कितनी कामयाबियां मिली। मैं क्लब सेक्रेटरी के दफ्तर में गया। वो मुझे लेकर क्लब की बार में सोफ़ों पर बैठे एक ग्रुप की तरफ ले गया और एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि वो कर्नल मदन बैठे हुए हैं और उसके करीब जाकर उसे कहा, सर ये साहब दिन को भी आपसे मिलने आए थे। कर्नल मदन ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैंने उसे कहा, मैं जोशी के रेफरेंस से आपके पास आया हूँ। जोशी का नाम मैंने खुद गढ़ लिया क्योंकि भारत में नाम के आखिर में जोशी बहुत इस्तेमाल होता है। कर्नल मदन ने चंद लम्हे जहन को कुरेदा और कहा, यू मीन कर्नल जोशी ऑफ 11 पंजाब। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, मेरी उनसे दूर की रिश्तेदारी है, मैं चोपड़ा हूँ। कर्नल हंसते हुए उठा, बड़ी गर्म जोशी से हाथ मिलाया और कहा, जोशी और मैं जैसूर में इकट्ठे थे। साबिका मशरिकी पाकिस्तान की एक छावनी जहां 71 की जंग में घुमसान का रन पड़ा था और पाकिस्तान और भारत की पंजाब रेजिमेंटों ने इंतहाई बहादुरी से दो बदू लड़ते हुए भारी जानी नुकसान उठाया था। कर्नल ने मुझे पीने की दावत दी जो मैंने कबूल कर ली और कहा, आपसे मिलने का मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ दिल्ली में बहुत बोर हो चुका हूँ। खुसूसन शाम गुजारनी तो एक अजाब है, इसलिए आज दिन को भी आपसे मिलने आया था और अब भी इसलिए आया हूँ कि कम अज़ कम एक शाम तो सुथरे माहौल में गुजर जाए। कर्नल ने जवाब दिया, बी माई गेस्ट। मैं यहाँ क्लब में ही रहता हूँ और क्लब सेक्रेटरी को अभी बुला के कह देता हूँ कि तुम जब भी क्लब में आना चाहो तुम्हें मेरे मेहमान की सूरत में ट्रीट करें। उसके साथ ही सरगोशी में मुझे कहा कि जब अकेले आओ तो अपना बिल ज़रूर दे दिया करना। मैंने कहा, आई विल एंड थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी। कर्नल ने अपने साथियों से मेरा तारुफ करवाया। उनकी गुफ्तगू का सिलसिला जो मेरी आमद से टूट गया था फिर शुरू हो गया और मैं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने लगा। मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा अफसरान से रोशनास और बेतकल्लुफ़ हो जाऊं और थोड़ी ही देर में मैं उनमें घुल मिल गया। क्लब में ऑफिसर्स इवनिंग जैकेट्स में या इवनिंग सूट्स में आ रहे थे। वहाँ पर फ़ौजी अफसरान की पहचान बहुत आसान थी। ऑफिसर चाहे किसी भी रैंक का हो, बार के दरवाजे से दाखिल होते ही अटेंशन होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बग़ैर टोपी के सल्यूट किया जाता है। जो इक्का दुक्का सिविलियन आ रहे थे वो सीधे दाखिल हो रहे थे। इस दौरान क्लब की इमारत के अंदर से ज़्यादा बाहर लॉन में रौनक थी। लॉन में दर्जनों टेबल और कुर्सियां रख दी गई थीं और नौजवान ऑफिसर्स और चंद जोड़े वहां बैठे थे। कर्नल मदन ने करीब 1 घंटे बाद कार्ड रूम में मुझे हमराह चलने की दावत दी। मैंने इंतहाई मुआज़रत कर ली कि मुझे ताश के खेल खुसूसन बुर्ज खेलना नहीं आता। कर्नल के हमरा उसके 2-3 साथी भी उठ खड़े हुए। ये सब मेजर या कर्नल थे। जो बाकी बैठे रहे, मैंने थोड़ी देर बाद उनसे भी इजाज़त ली और लॉन में आ गया। ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया था कि कैप्टन और नए मेजर तक अफसरान बहुत मोहतात होते हैं, जबकि हाई ब्रास यानी मेजर से ऊपर के अफसरान ज़्यादा एहतियात नहीं करते। अगर इन हाई ब्रास से मेल जोल हो जाए तो फिर नौजवान अफसर भी सीनियर्स के साथ मिलने जुलने वालों पर शक नहीं करते। मैं कुछ देर लॉन में एक कोने से दूसरे कोने तक गिलास पकड़े टहलता रहा, फिर वापस अपने होटल चला आया। दिल्ली में बरसात का आगाज़ हो चुका था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर घटा यूं टूट के बरसी के हर तरफ जलथल हो गया। यहाँ मैं क़ारीन की खिदमत में एक बात अर्ज़ करता चलूँ। भारत में जासूसी का ये वाक़या बिल्कुल असली वाक़यात पर मबनी है। ये कोई अफसानवी कहानी नहीं और ना ही मैं इसमें ज़ेब दास्तां के लिए कोई इजाफ़ा किया है। हम 5 अफराद जो पाकिस्तान से मिशन की तकमील के लिए भारत आए थे, कोई गैर मामूली इंसान न थे। ये तो हमारा जज्बा था जिसके तहत हमने ख़तरनाक काम को सर अंजाम देने का बेड़ा उठाया था और ख़ुद को वॉलंटियर किया था।
भारत में कामयाबियों के साथ साथ मुझे कुछ नाकामियों का भी सामना करना पड़ा, जिनका जिक्र बाद की एक साथ में आएगा। दिल्ली में आशा से मिलना, सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर और कर्नल मदन से मिलना, मेरे साथियों का आर्मी हेडक्वार्टर्स के सिविल मुलाजमीन के दफ्तरी और घरेलू मामलात और हालात की छानबीन, और इसके अलावा हमारी मज़ीद भाग दौड़ और कोशिशों का मकसद सिर्फ़ एक था कि हम हेडक्वार्टर्स में ना सिर्फ दाखिल हो सकें, बल्कि वहाँ राब्ते भी पैदा करके अहम मालूमात हासिल कर सकें। एक राब्ते को तलाश करना और अगर उसमें नाकामी हो तो फिर दूसरे राब्ते की तलाश की बजाय मेरी हिकमत अमली ये थी कि दुश्मन या अपने हदफ पर चारों तरफ से हमला किया जाए। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है, बल्कि दुश्मन का कोई वीक पॉइंट भी मिलने का कवी इम्कान होता है। हमें ताज़ा तरीन मालूमात और उनका तसलसल कायम रखने की ज़रूरत थी, और इसके लिए हम चंद नहीं बल्कि सैकड़ों रवाबित तलाश करने को तैयार थे, चाहे वह वज़ीर आला हो या कमतर इंसान। हम अपने मकसद के हुसूल के लिए इंतहाई बुलंदी और पस्ती की इंतहाई गहराइयों में गिरने को भी तैयार थे। उसे आप जुनून कह लें, वतन से मोहब्बत कह लें, या सकूत ढाका के लगे हुए ज़ख्मों का दर्द कि हम हर ख़तरे और उसके अंजाम से बेपरवाह अपने मकासद के हुसूल के लिए कोशां थे। अगला दिन बारिश की नज़र हो गया और उससे अगले चंद रोज़ में मैंने सर्विसेज क्लब में गुजारे, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत दिखाई ना दी। मूँछों वाले कर्नल शंकर से भी लॉन में दोबारा मुलाकात हुई। उसका मेरे साथ रवैया तज़ादात का मजमुआ था। एक तरफ वो पहली मुलाकात में मेरी गुफ्तगू से कुछ मोहतात सा लगता था, शायद वो समझ बैठा था कि मैं उसके माजी से वाकिफ़ हूँ या उसके अंदर झांकने की सलाहियत रखता हूँ। दूसरी तरफ वो मेरी कंपनी से खुश था और हर मुलाकात के ख़ात्मे के बाद आइंदा मिलने के लिए ज़ोर देता था। इस मोहतात रवैये के पेश नज़र मैंने भी उससे कभी हेडक्वार्टर्स के मुतालिक बात नहीं की। एक रोज़ मैं उसके पास 7 बजे शाम गया तो वो अपने कमरे में मौजूद था। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो बैटमैन ने बताया और मुझे सिटिंग रूम में बिठा दिया। कर्नल शंकर के पास 2 कमरों का सेट था, बेडरूम और सिटिंग रूम। थोड़ी देर बाद कर्नल वर्दी पहने बेडरूम से बाहर आया। उसके हाथ में ब्रीफ केस था। उसने कहा वो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए हेडक्वार्टर्स जा रहा है, इसलिए वो मेरा साथ ना दे सकेगा। और मैं सोच रहा था कि इस ब्रीफ केस में न जाने कितनी अहम फाइलें होंगी। इतनी मुख्तसर बात के बाद हम दोनों बाहर आ गए। पार्किंग में एक हिंदुस्तानी गाड़ी हेडक्वार्टर्स के नंबर प्लेट के साथ खड़ी थी। कर्नल ने हाथ मिलाया और तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। अगर मुझे पहले से इस शाम के हालात का इल्म होता तो मैं अपने साथियों के हमरा उस ब्रीफ केस के हुसूल के लिए कर्नल को ख़त्म करने से भी गुरेज ना करता, लेकिन अब ये बेसूद था। इस ब्रीफ केस के हुसूल के लिए मुझे शेर की ताकत के साथ साथ लोमड़ी की चालाकी को भी इस्तेमाल करना था। मैंने फ़ैसला कर लिया कि कर्नल के बैटमैन को फांसने की कोशिश करूँगा। इन चंद दिनों में अपने साथियों से भी एक बार मिला। वो सब अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हो पाई। हमने हिसाब लगाया कि जितने कम अरसे में हमने अहमदनगर की फ़ाइलें पाकिस्तान भिजवाई हैं, इस बड़ी कामयाबी से हमारे सीनियर्स हमारा ख़ासा बुलंद इमेज बना चुके होंगे। कॉन्टैक्ट की आमद में भी बहुत कम वक्त रह गया था। फ़ाइलों के हुसूल में कामयाबी पर हमें सीनियर्स का रद्द अमल भी देखने की ख्वाहिश थी। मैं चाहता था कि इस बार भी अपने कॉन्टैक्ट के ज़रिए मज़ीद मवाद भेजूं, इसलिए मैंने कर्नल शंकर के बैटमैन को एक बार टटोलना चाहा था। अगर वो हाथ ना आता तो फिर घी तो निकालना ही था, चाहे टेढ़ी उंगली करके ही सही। इस दौरान आशा का फ़ोन आ गया और उसने मुझे कहा शाम को 4 बजे अकबर होटल की कॉफ़ी शॉप में उसे मिलूं। मैं 4 बजे अकबर होटल चला गया। कॉफ़ी शॉप में आशा एक खूबरू जवान के साथ बैठी हुई थी। मैं अभी इस शशोपंज में ही था कि उनकी टेबल पर जाऊं या ना, कि आशा ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया और इस जवान से मेरा तारुफ करवाया। वो MES के एक ब्रिगेडियर का लड़का था और ज़ेरे तालीम था।
आशा ने या तो मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मुझे जलाने की कोशिश की थी या फिर वो इसके शोहर के ठेकों में से एक और ठेका हासिल करने का ज़रिया था। वो जवान फ़ोन करने के लिए लॉबी की तरफ गया तो आशा ने बताया कि मेरा दूसरा ख्याल दुरुस्त था। मैं उनकी टेबल पर करीबन आधा घंटा बैठा रहा। इस दौरान आशा कभी उस नौजवान के करीब होकर सरगोशी में उससे कोई बात करती और कभी बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेती और इस नौजवान से मेरे चाय के कारोबार को बढ़ा चढ़ा कर बयान करती। कभी मुझे उसकी शाहखर्चियों का बताती। मुझे बहुत जल्द ही महसूस हो गया कि आशा का यहाँ मुझे बुलाने का मकसद बेक वक्त दो शिकार करना था। वो हम दोनों में रकीबाना जज्बात पैदा करना चाहती थी ताकि हम दोनों से अपने मकासद पूरे कर सके। आशा से दोबारा जल्द मिलने का वादा करके मैं उनकी टेबल से उठ आया। आशा ने मुझसे तारुफ के बाद बहुत जल्द ही अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ बताया था, मेरे ख़्याल से उसकी वजह अज़दवाजी ज़िंदगी की महरूमियाँ और उसके शोहर का उसे महज ठेके हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना था। जयचंद जैसे बूढ़े से उसकी शादी की वजह उसके वालिद की माली मजबूरियां थीं, लेकिन जयचंद ने भी अपने कारोबार में उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब ये पढ़ी लिखी जवान हसीन औरत अपने शोहर और अपने समाज से बागी हो चुकी थी। जब मैंने उसे कहा कि मैं गैर शादीशुदा हूँ, बम्बई में ख़ासा बड़ा कारोबार है और उसके हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, तो ऐन मुमकिन है कि आशा ने अपने मुस्तकबिल को मेरे साथ वाबस्ता करके सुनहरे सपने देखने शुरू कर दिए हों। बहरहाल आशा के रवैये से मैंने महसूस किया कि वो फ़िलहाल मेरे काम नहीं आ सकती और अपने होटल पहुँचते पहुँचते मैं ये फ़ैसला कर चुका था कि आशा को स्टैंड 2 पोजीशन पर रख कर दीगर ज़राए को इस्तेमाल करूं, जिनमें मेरे साथियों की मुहैया करदा मालूमात, कर्नल शंकर का बैटमैन और अशोका और अकबर होटल में शामें गुजारने वाले फ़ौजी अफसरान और उनकी बेगमात शामिल थीं। मैं अगली सुबह मोहल्ला फराश खाना में गया, साथियों के मकान के सामने एक मखसूस आवाज़ निकाली और वापस बड़ी सड़क पर आ गया। थोड़ी देर में मेरा ट्रांसमीटर वाला साथी वहां पहुंच गया। मैंने उसे शाम को रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए कहा, जिसमें वो चारों अपनी अपनी कारकर्दगी से मुझे आगाह करें। इस मीटिंग में चारों ने कहा कि फ़िलहाल कोई पेशकदमी नहीं हो सकी क्योंकि बारिश की वजह से दिल्ली की भीड़ भाड़ में खासी कमी आ चुकी थी और ऐसे हालात में किसी का पीछा करना शक पैदा कर सकता था। कारीन कराम, जासूसी के फ़र्ज़ी अफसाने और फ़िल्मों में जो कुछ आप पढ़ते और देखते हैं वो सब ख़याली तख़य्युल होता है जिसकी कोई हद नहीं। अमली तौर पर जासूसी एक थका देने वाला और किसी एक हदफ के हुसूल में महीनों कोशा रहने का नाम है और बाज़ औक़ात अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ता है। 1185 दिन जो मैंने भारत में गुजारे, उनमें बाज़ औक़ात हफ़्तों बल्कि महीनों हमें एक मकसद के हुसूल में ज़ाया करने पड़ते। हर रोज़ एक नई कामयाबी आपको सिर्फ़ ख़याली अफसानों या 007 किस्म की फ़िल्मों से ही हासिल हो सकती है। साथियों के साथ मीटिंग के तीसरे रोज़ कॉन्टैक्ट से मुलाकात का दिन था। मुकर्ररा वक्त पर कॉन्टैक्ट आ गया। भारत भेजने वाली डाक हमने पहले ही तैयार करके उसका पैकेट बना लिया था। मैंने कॉन्टैक्ट से डाक वसूल की और अपना पैकेट उसे दे दिया और जल्द जल्द ज़िगज़ैग रास्ता इख्तियार करता रहा ताकि अगर कोई पीछा कर भी रहा हो तो उसे झटक सकूं। अपने होटल पहुंचा। इस बार सारी डाक सफ़ेद कागज़ों पर मुश्तमिल थी। मैंने उनको गर्मी पहुंचाई तो अल्फाज उभर आए। मेरी भेजी हुई दोनों फ़ाइलें उन्हें मिल चुकी थीं। मेरी इस कामयाबी को बहुत सराहा गया। बेहतरीन अल्फाज में मुझे शाबाश और मुबारकबाद दी गई। मेरे साथियों के लिए भी अलहदा अलहदा तारीफ़ी और शाबाश के खतूत थे। हमारे घर वालों में सब खैरियत का मुज़्दा भी था। मेरे ख़त में लिखा था कि मेरी कारकर्दगी के एवज़ 20,000 रुपया मेरे घर वालों को पहुंचा दिया गया है। इन दिनों पाकिस्तान में चाय, चीनी और बनास्पति घी की बहुत कमी थी, इसलिए हम पांचों के घरों में ये अशिया वाफर मिक़दार में पहुंचा दी गई थीं। मुझे पहले मिशनों को जारी रखते हुए एक और नया और इंतहाई अहम मिशन सौंपा गया था। हमारी एजेंसी का एक ग्रुप पहले ही इस मिशन पर काम कर रहा था।
ये मुझे डाक के ज़रिए मालूम हुआ। अहमदनगर में मेरी कामयाबी के बाद मेरे ग्रुप को भी यही मिशन अपनाने के अहकामात मिले थे, और ये मिशन था कि तारापुर के एटमी बिजली घर से इनरिच्ड यूरेनियम कहाँ भेजा जा रहा है और किस काम में लाया जा रहा है, उसके मुतालिक हर मुमकिन मालूमात हासिल करनी थी। इस डाक में भी हमारे लिए 30,000 भारतीय रुपए थे, 10,000 मेरे लिए और 5,000 मेरे साथियों के लिए। जो डाक मेरे लिए थी, मैंने उसे हमेशा की तरह पढ़कर नजर आतिश कर दिया। फाइलों की भी फिल्म ज़ाया कर दी और साथियों की डाक और रुपए उनके हवाले किए। जब उन्होंने अपनी डाक पढ़ ली तो मैंने उनकी डाक वापस लेकर वहीं जला डाली, क्योंकि हम किसी भी सूरत में कोई ख़तरा मोल लेने को तैयार ना थे। मुझे एहसास हो रहा था कि अहमदनगर में मेरी कामयाबी से मेरे सीनियर्स ने मुझसे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं, और इसीलिए तारापुर का मिशन भी मुझे सौंपा गया है। तरबेला में मुलाजमत के दौरान गैर मुल्की मुलाजमीन से इतना तो मुझे मालूम हो चुका था कि तारापुर का एटमी बिजली घर बिजली पैदा करने के अलावा और भी कुछ कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी से मुतल्लिक मेरी मालूमात सिफ़र थीं। लिहाजा मैंने दिल्ली के मुख्तलिफ़ बुक स्टॉलों से न्यूक्लियर एनर्जी के मुतालिक इब्तदाई किताबों से लेकर वो किताबें भी ख़रीद लीं जिनमें ज़्यादा पेचीदा टेक्निकल मालूमात थीं, और फ़ारिग वक्त में उनका मुताला करना शुरू कर दिया, ताकि जब मैं मिशन पर जाऊं तो न्यूक्लियर एनर्जी के मुतालिक बिल्कुल कोरा ही ना हूं। मेरे साथी भी इस बार की डाक में शाबाशी पाकर तरोताज़ा हो चुके थे। ये इंसानी फितरत है कि अच्छी कारकर्दगी के एतराफ़ में वो एक थपकी काम कर देती है जो हज़ारों लाखों रुपए नहीं कर सकते। मेरे साथी अपने तफवीज़ किए हुए काम ज़्यादा तुंदेही से करने लगे और चंद ही रोज़ में मुकम्मल मालूमात और तस्वीर लाकर मुझे दे दी। आर्मी हेडक्वार्टर में काम करने वाले एक सुपरिटेंडेंट जिसका नाम यशवंत था, और उसका घर पुरानी दिल्ली में एक तंग गली में था। यशवंत हफ्ते में 1-2 बार गाना सुनने इस मखसूस बाज़ार में जाया करता था। उसकी बीवी मर चुकी थी। इन इतलात के साथ उसके घर के अफराद के चलते फिरते तस्वीर भी उतारी गई थीं। एक और सिविलियन क्लर्क था जो यशवंत के घर के करीब ही रहता था। वो जवान और गैर शादीशुदा था। यशवंत की बड़ी बेटी से उसका अफेयर चल रहा था। उसका नाम मधुक था। इस क्लर्क की यशवंत की लड़की के साथ भी एक तस्वीर ली गई थी। लड़की का नाम शांति था। आर्मी हेडक्वार्टर्स के 2 सफाई करने वालों की तस्वीर भी ली गई। ये दोनों ईसाई थे और उनके घरों का एड्रेस भी हासिल किया गया। मेरे साथियों के इस होमवर्क से हमें हेडक्वार्टर्स में पहुंचने के लिए नए रास्ते दिखाई दिए। चूँकि ये सारा काम मेरे साथियों ने किया था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि इन्हें आइंदा की प्लानिंग में पूरी तरह शामिल करूं। मुझे ये एहसास हो रहा था कि बतौर ग्रुप लीडर मेरा उनसे अपने मंसूबों की तफसील ना बताने का उन पर यह असर हो रहा है कि वो मुझसे खुलकर बात नहीं करते। ये तो इनकी फ़ौजी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की वजह थी कि वो मेरा हर हुक्म बिला चूँ चराँ बजा लाते थे, वरना दुश्मन मुल्क में अगर वो मेरी बात मानने से इनकार कर देते तो मैं भला उनका क्या बिगाड़ सकता था। मुझे उनसे बड़ी हिकमत अमली से काम लेना पड़ता था, और अब वो मौका आन पहुंचा कि मैं इन्हें अपने मुकम्मल एतमाद में लूँ और हेड क्वार्टर्स तक रसाई के लिए हम सब इकट्ठे बैठकर मंसूबा बंदी करें। मैं आज तक उनके घर नहीं गया था और इसकी वजह महज सिक्योरिटी थी। मैंने उन्हें कहा कि कल शाम मैं उनके घर आऊँगा और वहीं हम सब इस मिशन की मंसूबा बंदी करेंगे। इन्हें अभी तक चूँकि मुकम्मल मिशन सौंपा नहीं गया था और ऐन मुमकिन था कि उनकी ये सोच हो कि उनकी मदद से मिशन मुकम्मल करके सारा क्रेडिट मैं ख़ुद लेना चाहता हूँ। अगर इन्हें यह गलत फहमी थी भी तो मैं उसे दूर करना चाहता था। हालांकि ऐसी कोई बात न थी। मैं सिर्फ़ एक बात से खौफज़दा था कि वो जूनियर रैंक्स से थे जिनका काम सिर्फ़ अहकामात की तामील करना होता है। वो दिमाग से ज़रा कम ही काम लेते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता हालात कहीं बिगड़ जाते और वो संभाल ना सकते तो यूं सारा खेल ही बिगड़ सकता था। उनका ग्रुप लीडर बनाकर सारे मिशन की और उनकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी।
बहरहाल अब हालात का तकाजा ये था कि मैं इन्हें मिशन में शामिल करूं। अगली शाम मैं हस्बे वादा इनके घर गया। वहाँ इस तफसीली मिशन का जायज़ा लिया और फैसला हुआ कि स्वीपर्स को मेरे दो साथी अलग अलग हैंडल करेंगे और सुपरिटेंडेंट यशवंत के बारे में मेरे साथी ये पता चलाएंगे कि वो किसी मखसूस बाला खाने पर जाता है या मुख्तलिफ बाले खानों पर।